मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी अर्थात टेलरिज्म, इसकी डेफिनेशन, टेलरिज्म के प्रिंसिपल, टेक्निक्स और इसकी आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रशासन ने एक नया रूप ग्रहण किया जिसे वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। इसके जन्म के पीछे औद्योगिक क्रांति की तत्कालीन परिस्थितियां उत्तरदायी थीं। 19वीं सदी के अंतिम दशक में कम लागत पर श्रेष्ठ किस्म का माल बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। परिणामस्वरूप उद्योग में प्रत्येक कार्य के लिए विज्ञान का विकास किया जाने लगा कि प्रत्येक कार्य के लिए विज्ञान का प्रयोग हो। वैज्ञानिक प्रबंध की आधारभूत मान्यता भी यही है कि प्रत्येक कार्य का एक विज्ञान है। देयर इज अ साइंस ऑफ एवरी वर्क, यानी कोई भी कार्य हो उस सब का एक ना कोई साइंस होता है। हर चीज़ में, हर जगह क्या है? साइंस है। एवरी वर्क हैव साइंस, सब वर्गों का एक साइंस है। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को सार्वभौमिक मान्यता दिलाने में फ्रेडरिक जो टेलर थे उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को टेलरिज्म नाम से भी जाना जाता है। टेलर का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन अमेरिकन मिडवेल स्टील कंपनी में श्रमिक के रूप में शुरू किया था, एक लेबर के रूप में शुरू किया था। परंतु अपनी मेहनत लगन के कारण अल्प अवधि में ही उसी कंपनी के वो मुख्य अभियंता बन गए। इसी दौरान संध्याकालीन स्कूल में अध्ययन करते हुए उन्होंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। यानी जो संध्याकालीन क्लासेस चलती थी, इवनिंग स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि को ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया और अनेक पदों पर कार्य करते हुए श्रमिकों की प्रवृत्तियों व समस्याओं को जानने का अवसर प्राप्त किया। जो प्रबंध होता है उसके संबंध में उनके विचार सबसे पहले पीस रेट सिस्टम, कारीदर का जो तंत्र नाम से, पीस रेट सिस्टम नाम से, इस शीर्षक से लेख में 1895 में प्रकाशित हुए। किस नाम से प्रकाशित हुए? पीस रेट सिस्टम। 1911-12 में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शीर्षक से निबंध प्रकाशित किया, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। पूछा जाए वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया, तो 1911-12 में इन्होंने अपना जो निबंध प्रकाशित किया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने जो निबंध प्रकाशित किया शीर्षक से, उसमें वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। टेलर ने अपने अध्ययनों एवं परीक्षणों के आधार पर यह बताया कि श्रमिक अपने कार्य में रुचि नहीं लेते तथा जी चुराते हैं। उनमें यह धारणा बन गई थी कि अधिक उत्पादन करने पर कार्य में कमी हो जाएगी और उन्हें कार्य से हटाया जा सकता है।
अतः अरुचिपूर्वक एवं धीरे धीरे कार्य करने का ढंग बन गया। सेल्डरिंग वाज अ सिस्टम, यानी एक सिस्टम बन गया जिसमें जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, वो अरुचिपूर्ण और धीरे धीरे कार्य करते थे। उन्होंने यह भी पता लगाया कि नियोक्ताओं एवं श्रमिकों यानी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की अज्ञानता के कारण ही उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, ट्रेड यूनियन हड़ताल कर रहे थे। तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से बिना अतिरिक्त मानवीय ऊर्जा एवं प्रयासों से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, ताकि श्रमिकों को उच्च वेतन एवं नियोक्ताओं को उच्च लाभ मिल सके। यानी वैज्ञानिक प्रबंध की इन्होंने इस तरह से शुरुआत की कि श्रमिक रुचि नहीं ले रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर हम जल्दी जल्दी कार्य कर देंगे तो कार्य समाप्त हो जाएगा, इससे हम बेरोजगार हो सकते हैं। इसलिए वो धीरे धीरे कार्य करते थे और इसके कारण उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए, जिससे उत्पादकता बढ़ जाएगी और इसमें श्रमिकों को उच्च वेतन और योग्यताओं को उच्च लाभ मिल सकेगा। अब वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा है। परिभाषाओं से पहले एक चीज़ और बता देना चाहूँगा। इन्होंने जो श्रमिकों पर आक्षेप लगाया कि वो कार्य नहीं करते हैं बल्कि धीरे धीरे कार्य करते हैं और वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत की इन्होंने, इसी कारण कुछ लोग इनको जो उद्योगपति हैं उनका एजेंट या उनका दलाल भी कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ परिभाषाएं, जैसे पीटर ड्रकर जिन्होंने एमबीओ अप्रोच दी है, वैज्ञानिक प्रबंध का आधारभूत तत्व कार्य के व्यवस्थित अध्ययन, कार्य का इसके तथ्यों में विश्लेषण तथा श्रमिक के कार्य के प्रत्येक तत्व के निष्पादन में व्यवस्थित सुधार करने में निहित है। यानी पीटर ड्रकर क्या कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक प्रबंध का जो मूल तत्व है वो कहता है कि व्यवस्थित अध्ययन करना है और कार्य जो टास्क है उसके एलिमेंट्स का टास्क एनालिसिस करना है और श्रमिक के प्रत्येक तत्व के निष्पादन में व्यवस्थित सुधार, जो भी जितना भी सुधार किया जा सकता है वो सुधार करना है। अब टेलर जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है, इसलिए इनकी बात को टेलरिज्म भी कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है वैज्ञानिक प्रबंध सही रूप से यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं। सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि श्रमिकों से जो एम्प्लॉयर है वो क्या करवाना चाहता है, तथा यह देखना कि वे उसे सर्वोत्तम ढंग तथा अधिकतम मितव्ययता पूर्वक करते हैं। यानी सबसे पहले तो प्रबंध इस रूप में देखता है कि श्रमिकों से आप क्या करवाना चाहते हैं और फिर यह देखना कि उसे सर्वोत्तम ढंग से कैसे कर सकते हैं और अधिकतम मितव्ययता पूर्वक कर सकते हैं। यानी कम खर्च में अधिकतम वो किस तरीके से ये कार्य कर सकते हैं। तो टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध सही रूप में यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं तथा यह देखना कि वे उसे सर्वोत्तम ढंग तथा अधिकतम मितव्ययता पूर्वक करते हैं। जीएस सुधा कहती है वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसी प्रबंधकीय विचारधारा है जो रूढ़वादी, परंपरागत एवं धारणाओं के स्थान पर तथ्यों, तर्कों, प्रयोगों एवं विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों को स्वीकार करती है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित सुव्यवस्थित प्रबंध है। यानी जी एस सुधा क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो
रूढ़वादी और परंपरागत धारणाएं हैं, उनकी जगह पर ये तथ्यों यानी फैक्ट्स, तर्कों और प्रयोगों एवं विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों को स्वीकार करती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित सुव्यवस्थित प्रबंध है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। अब विशेषताएं कौन कौन सी पता चल रही हैं देखा इसमें, जैसे कि यह श्रमिक को एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखती है, मानवीय शक्ति के रूप में नहीं देख रही है, आर्थिक शक्ति के रूप में देखती है, और वैज्ञानिक तरीके से उसकी कार्यक्षमता में सुधार लाने के पक्ष में है। वो कार्य करते थे पहले कि धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कर उन्हें लगता था कि वो काम समाप्त हो जाएगा तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो इससे उनको मुक्ति दिलाना है और वैज्ञानिक तरीके से उनकी जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि करना है। दूसरा, यह विचारधारा होने के साथ साथ तकनीकों एवं सिद्धांतों का समूह है। ये केवल विचारधारा नहीं है, बल्कि जितने भी तकनीकें हैं, सिद्धांत हैं, उनका एक समूह है। यह मितव्ययिता एवं सर्वोत्तम तरीके की वकालत करता है। ये कहता है सबसे कम से कम खर्च में कितना बढ़िया और सबसे अच्छे तरीके से जो कार्य किया जा सकता हो उसको किया जाए। अगला, यह किसी संगठन में उत्पादकता बढ़ाने पर बल देता है। उत्पादकता बढ़नी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। यह विज्ञान, तर्क एवं विश्लेषण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विज्ञान पर, तर्क पर और विश्लेषण पर आधारित है। अब देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, अब इसके जो सिद्धांत हैं वो 6 एक जगह से लिए गए हैं। यह दृष्टिकोण 6 महत्वपूर्ण नियमों पर आधारित था, जिनके विषय में कहा गया था कि यदि प्रबंध में उन्हें लागू किया जाए तो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त में उपलब्ध मानव एवं राष्ट्रीय संसाधनों के प्रयोग को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये नियम कौन कौन से हैं? पहले 6 नियम देखेंगे, उसके बाद और भी नियम देखेंगे। पहला है समय अध्ययन का नियम, टाइम स्टडी प्रिंसिपल। टाइम स्टडी प्रिंसिपल क्या है? इसका अर्थ है कि उत्पादन संबंधी प्रत्ययों के लिए उपयुक्त समय प्रदान किया जाए, यानी समय किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ सभी कार्यों के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। तो पहले किसकी बात करता है ये? टाइम स्टडी। सबसे पहले टाइम की स्टडी की जाए कि किस कार्य में कितना समय लगेगा, कितना उत्पादन में समय लगेगा, उसके आधार पर पहले से ही निश्चित कर दिया जाए ये कार्य इतने समय में हो जाना चाहिए। तो ये टाइम स्टडी यानी समय का नियम है। दूसरा कहता है योजना, कार्य, संपादन और पृथकता का नियम, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम परफॉर्मेंस प्रिंसिपल, यानी जो कार्य योजना है और परफॉर्मेंस है उसको अलग अलग किया जाए। इसका अभिप्राय ये है समस्त कार्यों के नियोजन का उत्तरदायित्व प्रबंधक का होना चाहिए। यानी जो मैनेजर है उसका काम क्या है? प्लानिंग करना, और कर्मचारी जो श्रमिक वर्ग है में आ रहा है, कर्मचारी वर्ग है, उसका काम है नियोजन का इम्प्लीमेंटेशन करना। तो जो प्लानिंग और परफॉर्मेंस का काम एक ही व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। अगला नियम कहता है कार्य दर का नियम, पीस रेट प्रिंसिपल। कार्य दर नियम आपको जो पहले बताया था ऊपर कि पीस रेट सिस्टम नाम से इन्होंने 1895 में जो लिखा था लेख, उसमें वैज्ञानिक प्रबंध का जो प्रयोग किया गया था उसमें इन्होंने सबसे पहले अपने विचार प्रकट किए थे। 11/12 में इन्होंने जो दूसरा लिखा था लेख, उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रयोग किया था। तो कार्य दर का नियम, पीस रेट दर, इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय है कि
मजदूरी समय अनुसार उत्पादन के अनुपात में दी जानी चाहिए। यानी मजदूरी समय के अनुसार जो व्यक्ति उत्पादन करता है उस अनुपात में दी जानी चाहिए तथा कार्य को प्रत्येक इकाई के लिए निश्चित एवं निर्धारित मजदूरी दी जानी चाहिए। यानी जो भी निर्धारित समय में कार्य कर रहा है उसको मजदूरी दी जानी चाहिए। जो भी मजदूरी दे रहे हैं आप, वो किसके आधार पर दी जानी चाहिए? समय के अनुसार जो काम करे। यानी जैसा कि पहले बताया था कि दूसरे प्रिंसिपल में बताया है कि समय के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए एक समय निश्चित कर दिया जाना चाहिए। तो समय अनुसार जो उत्पादन कार्य करे उसी के अनुपात में उसको मजदूरी दी जाए, और जो भी कार्य का भाग है प्रत्येक इकाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, उसी तरह मजदूरी भी निर्धारित की जानी चाहिए। चौथा प्रिंसिपल क्या कह रहा है? अच्छे कार्य के लिए वैज्ञानिक विधियों का सिद्धांत। यानी जो भी अच्छा कार्य हम कर रहे हैं, जो भी मजदूर अच्छा कार्य करे उसके लिए उसको साइंटिफिक तरीके से किया जाए। इसका तात्पर्य है नियोजकों एवं प्रबंधकों को श्रमिकों मजदूरों से यह दायित्व ले लेना चाहिए कार्य संपादन के लिए वे कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे। यानी जो भी विधियां अपनाएंगे वो किसके द्वारा निर्धारित की जाएं? नियोजकों के द्वारा निर्धारित की। नियोजकों को चाहिए कि श्रमिकों को अधिकतम उत्पादन देने वाली विधियों में प्रशिक्षित करें। यानी जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी मैनेजर है, वो श्रमिकों को ऐसी विधियों के लिए प्रशिक्षित करे कि जो अधिक उत्पादन करने वाली हो, अधिक उत्पादन करने वाली विधियों का प्रयोग करे। ऐसा ना हो कि मजदूर श्रमिक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, जो विधि उसको आती है उसी से वो काम कर रहा है, बल्कि जिस विधि से सबसे अच्छा उत्पादन हो सकता हो और कम मेहनत में उत्पादन हो सकता हो, कम समय में उत्पादन हो सकता हो, अच्छा उत्पादन हो सकता हो, ऐसी विधियों में श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत, मैनेजेरियल कंट्रोल प्रिंसिपल। इसका अभिप्राय है कि प्रबंधक को संगठन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रबंधक को किसकी व्यवस्था करनी है? संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था करनी चाहिए तथा अधिकतम उत्पादन की विधियों या प्रविधियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी किस विधि से अधिकतम उत्पादन हो सकता है, इसका पूरी जानकारी मैनेजमेंट को होनी चाहिए, जभी वो मैनेजर कंट्रोल कर पाएगा श्रमिकों को। छठवां फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी औद्योगिक संस्थान में अधिकतम उत्पादन के लिए सैनिक अनुशासन की आवश्यकता है। जो मैनेजमेंट होगा वो फंक्शनल मैनेजमेंट होना चाहिए। वहाँ पर मैनेजर को, सभी को सैनिक जिस तरह से अनुशासित रहता है उसी तरह से के अनुशासन का प्रयोग करना चाहिए। इन 6 सिद्धांतों को अगर अपनाएंगे तो बहुत अधिक, तो क्या करेगा, 6 सिद्धांतों को अगर अपनाएंगे तो अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अन्य लक्ष्यों को जितनी जल्दी हो उनको प्राप्त किया जा सकता है। अब अन्य प्रमुख सिद्धांत और भी हैं। ये कहता है विज्ञान ना कि अनुभव या अनुमान, जो कि पहले वाले में ही आपको सिद्धांत में ये बता चुके हैं कि साइंटिफिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी ये विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ये मानता है कि प्रत्येक कार्य का एक विज्ञान होता है, एवरी वर्क का अपना एक साइंस होता है। साइंस नॉट रूल ऑफ थम्स। अनुभव या अनुमान का नियम नहीं होना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर। तो टेलर का मत था कि प्रत्येक कार्य के लिए वैज्ञानिक विधि का विकास किया जाना चाहिए। कार्य निष्पादन की परंपरागत विधियों, अंगूठे के नियम, अनुमान, परीक्षण एवं भूल विधि, अटकलबाजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
अंगूठे के नियम पर आधारित ज्ञान का अर्थ बताते हुए टेलर लिखते हैं कि यह श्रमिकों के मस्तिष्क, हाथों व शरीर तथा उनके कार्य कौशल, दक्षता व चतुराई पर आधारित होता है तथा जो अभिलिखित नहीं होता। आगे लिखते हैं, विज्ञान के विकास के लिए संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, उनका वर्गीकरण और सारणीकरण किया जाता है तथा उसका विश्लेषण करके सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यानी विज्ञान के विकास के लिए क्या चीज़ें हैं? सूचनाओं को इकट्ठा किया जाए, उनका वर्गीकरण किया जाए, उनका सारणीकरण किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, उसके आधार पर नियम और सिद्धांतों का निर्माण किया जाए कि कौन सा कार्य किस विधि से किया जाना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल आगे लिखते हैं, संघर्ष के स्थान पर मैत्री। क्योंकि उस समय क्या था? संघर्ष चल रहा था। एक तरफ श्रमिक संगठन थे, एक तरफ उद्योगपति थे, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच मैत्री नहीं थी, एक तरह का युद्ध का माहौल था। तो उस पर इन्होंने कहा, टेलर ने, कि संघर्ष के स्थान पर मैत्री होनी चाहिए। यानी टेलर का मत है कि किसी भी संगठन में नियोक्ता और श्रमिक दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन, चाहे एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों के समन्वित प्रयासों से ही संगठन का संचालन हो सकता है। यदि दोनों में एक भी कड़ी टूटी तो काम नहीं हो पाएगा। अतः दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध एवं हित सामंजस्य होना चाहिए। संघर्ष और असंग संगठन को ही क्षति पहुंचाते हैं। अगला, सहकारिता ना कि व्यक्तिवाद। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। टेलर का मत है कि किसी भी संगठन में नियोक्ता एवं उसके श्रमिक या सदस्य परस्पर सहयोगी होने चाहिए, सहयोगी। अतः उन्हें एक दूसरों के हितों, लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। उनके प्रयास पृथक व एकांकी न होकर सहकारिता पर आधारित होना चाहिए। उन्हें एक दूसरे को अपना पूरक मानना चाहिए। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक को काम की ज़रूरत है और एक को भी अपना काम करवाना है और दूसरे को काम करना है। दूसरे को पैसे चाहिए और उनको अपना काम करवाना है। वो भी उससे जो उत्पादन होगा उससे पैसे कमाएंगे, तो भी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मजदूर काम नहीं करेगा तो उत्पादन नहीं होगा, तो उनका बिजनेस बैठ जाएगा, उत्पादन भी नहीं होगा। इसलिए वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगला, सीमित के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। यही है इसका मेन प्रिंसिपल। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटकम। वैज्ञानिक प्रबंध किसी संगठन के प्रबंधक एवं उसके सदस्यों की आर्थिक समृद्धि पर जोर देता है। यानी जो भी श्रमिक हैं और मैनेजर हैं, दोनों की आर्थिक समृद्धि पर जोर देता है। अतः टेलर ने साधनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए तथा सदस्यों की कार्य क्षमता में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ने पर जोर दिया। उत्पादन बढ़ाने पर इन्होंने जोर दिया है। उत्पादन इन्होंने बढ़ाने पर जोर दिया है। किस तरह से? सदस्यों की कार्य क्षमता बढ़ा दी जाए श्रमिकों की, और जितने भी साधन हैं उनका अधिकतम उपयोग किया जाए। इन्होंने स्पष्ट किया कि उत्पादकता बढ़ाकर एक ओर जहां संसाधनों का उपयोग, लागतों में कमी एवं लाभों में वृद्धि की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर सदस्यों को ऊंचा वेतन देना संभव हो पाता है। यानी जब लाभ होगा, लागत कम हो जाएगी, संसाधनों का जब हम उपयोग करेंगे तो लागत कम हो जाएगी और लाभ में वृद्धि हो जाएगी, तभी सदस्यों को ऊंचा वेतन मिल सकेगा। क्योंकि ऊंचा वेतन तभी मिलेगा जब उत्पादन अधिक होगा, अधिक पैदावार होगी। यानी जो भी संगठन है, संगठन को लाभ होगा तो उसका लाभ तभी सदस्यों को दिया जा सकेगा। अगर संगठन ही हानि में चला जाएगा तो वेतन भी श्रमिकों को कम मिलेगा या
मिलना नहीं पाएगा। अगला, प्रत्येक व्यक्ति का चरम सीमा तक विकास। प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो फुलेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द ईच मैन टू फुलेस्ट एक्सटेंट। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी चरम सीमा तक विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाता है तथा रुचि के अनुसार काम सौंपा जाता है। रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट जिसमें जिसका हो उसको कार्य दिया जाता है। उनके लिए प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति लागू की जाती है। तो इसमें क्या सिस्टम आया? प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति तथा पदोन्नति का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो भी अच्छा कार्य कर रहा है उसको पदोन्नति भी दी जाती है। जैसे जो हमारे टेलर थे, डब्ल्यू टेलर, वो उन्होंने भी श्रमिक के रूप में कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में वो प्रमुख अभियंता बन गए उसी के। अगला, कार्य एवं दायित्वों का विभाजन, डिवीजन ऑफ द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपको पहले सिद्धांतों में भी बताया था। टेलर के कार्य के नियोजन एवं क्रियान्वयन पहलू को पृथक पृथक करने पर जोर दिया, जो कि 6 सिद्धांतों में भी बताया था कि नियोजन का कार्य वो मैनेजर को करना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो श्रमिक वर्ग के सदस्य कर्मचारी हैं उनको करना चाहिए। तो उनके अनुसार किसी संगठन में नियोजन का कार्य उसके प्रबंधकों का होना चाहिए, जबकि क्रियान्वयन का कार्य उसके सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार दोनों वर्गों की क्षमता का सही उपयोग हो सकता है। अगर जिनको क्रियान्वयन करना है वही प्रबंधक बन जाएंगे और प्रबंधक क्रियान्वयन करने लगेंगे तो अधिकतम उत्पादन नहीं हो पाएगा। सब लोग अपना अपना कार्य करके डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क का प्रयोग करें। मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का मूल दर्शन है। मानसिक क्रांति हो जाए, मन में विश्वास हो जाए कि हमें अधिकतम उत्पादन करना है। इसका तात्पर्य है कि संगठन के प्रबंधकों एवं उसके सदस्यों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया था कि उद्योगपतियों और श्रमिक संगठनों के बीच लड़ाई सी चल रही थी, बहुत अधिक हड़ताल हो रही थी, मजदूर संगठन हड़ताल कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है इनके बीच परस्पर विरोधी दृष्टिकोण जो है अभी वर्तमान में उसमें परिवर्तन होना चाहिए। वास्तव में दोनों ही संगठन के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। उन्हें नवीन ढंग से सोचकर एक दूसरे के प्रति निश्चल और निष्कपट बनना चाहिए। तो ये तो थे सिद्धांत। अब वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ टेलरिज। टेलर और उसके अनुयायियों ने वैज्ञानिक प्रबंध की कई नई तकनीकों का विकास किया। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, क्रियात्मक फोरमैनशिप। टेलर ने क्रियात्मक संगठन को वैज्ञानिक प्रबंध का आधार माना है। किसको आधार माना है? क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को आधार माना है। उन्होंने इस प्रारूप को क्रियात्मक फोरमैनशिप नाम दिया। यह प्रारूप विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें किसी संगठन के कार्यात्मक विशेषज्ञों का सदस्यों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है तथा प्रत्येक सदस्य को कई विशेषज्ञों से निर्देश एवं आदेश प्राप्त होते हैं। इस प्रारूप में प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट फोरमैनशिप या विशिष्ट जो फोरमैन है उसको नियुक्त किया जाता है, जो कि उस क्रिया में विशेषज्ञ होता है। आगे समझिए क्रियात्मक फोरमैनशिप क्या है। क्योंकि कोई भी उत्पादन कार्य होता है तो उसमें कई प्रकार के कार्य होते हैं, तो हर छोटे छोटे कार्य के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त किया जाता है। यदि किसी सदस्य जो उत्पादन कर रहा है
उसको किसी एक कार्य में तकलीफ होती है, कोई कम समस्या आती है, तो वह उस कार्य का जो विशेषज्ञ होगा, उस कार्य का जो फोरमैन होगा, उसकी जो सहायता लेगा। इस तरह से अगर उसको 10 जगह प्रॉब्लम हो रही है तो वो अलग अलग जगह सबका सहयोग लेगा। एक ही व्यक्ति से वह ये सब कार्य नहीं करवा सकता, जो जिस कार्य का विशेषज्ञ होगा उससे ही वह मदद लेगा। तो ये फोरमैनशिप के बाद दूसरा संप्रदाय उन्होंने दिया है वो है प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? टेलर ने मैनेजर्स को सुझाव दिया कि यंत्रों, उपकरणों, सामग्री, कार्यविधियों, कार्यदशाओं, संसाधनों आदि सभी के प्रमाप निर्धारित कर दिए जाने चाहिए। ये प्रमाप वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयोगों, अवलोकनों के आधार पर निश्चित किए जाने चाहिए, ना कि अनुभव के आधार पर। प्रमापीकरण के द्वारा, स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा अनावश्यक अपव्यय को रोका जा सकता है और उत्पादन लागत में कमी लाई जा सकती है और उत्पादन की किस्म में सुधार किया जा सकता है। यानी उत्पादन की जो किस्म है, क्वालिटी है, उसको बढ़ाया जा सकता है, कॉस्ट को कम किया जा सकता है, अनावश्यक अपव्यय को रोका जा सकता है। अगला दिया है इन्होंने प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली। ये तकनीक, इसका पहले भी जिक्र हुआ था अभी। प्रेरणात्मक मजदूरी सिस्टम, इंसेंटिव वेज सिस्टम। टेलर ने सुझाव दिया कि श्रमिकों को उनकी क्षमता एवं प्रयासों के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। उन्होंने श्रमिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली, यानी विभेद करने वाली प्रणाली, हर मजदूर को सेम वेतन ना दिया जाए, बल्कि जो अच्छा कार्य करे उसको अच्छा वेतन दिया जाए, जो खराब कार्य करे उसको खराब वेतन दिया जाए। इस पद्धति के अनुसार वे निर्धारित समय में प्रमाणित कार्य जो पहले से ही निश्चित कर दिया गया है, तो बताया था वैज्ञानिक प्रबंध में पहले से ही रेट निश्चित कर दिया जाए, फीस रेट, कार्य दर पहले से ही निश्चित कर दी जाए। प्रमाणीकृत कार्य पूरा करने वाले सदस्यों को प्रति इकाई, प्रत्येक इकाई के लिए अलग अलग मजदूरी होगी। इकाई ऊंची दर से मजदूरी दी जाती है तथा भी सदस्य निर्धारित समय में यदि स्टैंडर्ड काम प्रमाणीकृत कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें प्रति इकाई नीची दर से मजदूरी दी जाती है। यह प्रणाली योग्य सदस्यों को अधिक मजदूरी प्रदान करती है तथा अकुशल सदस्यों को कुशल बनने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली। इंसेंटिव दिया जाए, जो अच्छा कार्य करे, जो कार्य प्रमाणित कार्य है, जो अच्छा कार्य करे उसको अधिक मजदूरी दी जाए। जो अकुशल लोग हैं ताकि वो भी प्रेरित हो और कुशल बनने के लिए प्रेरित हो सकें, इसलिए इसको प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली कहा है। हालांकि ये विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली ही है। अगला, श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव एवं प्रशिक्षण, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। जो भी वर्कर्स हैं उनका हम चयन करें तो उसमें भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें, फिर उनको ट्रेंड करें तब भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें। टेलर का मत है कि कार्य के अनुसार ही सदस्यों का चयन किया जाना चाहिए ताकि सही कार्य पर सही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सके। सदस्यों के वैज्ञानिक चयन के लिए मनोवैज्ञानिक एवं व्यावसायिक परीक्षण रखे जा सकते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त कार्य के प्रति उनकी रुचि, योग्यता, प्रवृत्ति, व्यक्तित्व आदि की भी जांच की जा सकती है। वैज्ञानिक विधि से चयनित सदस्यों की कार्यक्षमता अधिक होने के साथ साथ उसके कार्य का पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
इतना ही नहीं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए सदस्यों को कार्य पर नियुक्त करने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। यानी जो वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक परीक्षणों के द्वारा उनकी रुचि, योग्यता, प्रवृत्ति, व्यक्तित्व आदि की जांच पहले कर ली जानी चाहिए। यदि उस कार्य के लिए वो योग्य हो रहा है, कार्य क्षमता है, एप्टीट्यूड है उस कार्य के लिए, तो उस कार्य के लिए ही उन्हें रखा जाना चाहिए, जिससे उनकी सुपरविजन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और वो अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि जिसमें उसकी क्षमता होगी, योग्यता होगी, उसमें वो अच्छा कार्य करेगा ही। इतना ही नहीं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए सदस्यों को कार्य पर नियुक्त करने के, जो भी कार्य उसको दिया जा रहा है उसके लिए उसको प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ट्रेनिंग भी दे देनी चाहिए। अगला है कार्य का वैज्ञानिक वितरण, साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ द वर्क। टेलर का यह मत था कि जब तक कार्य का उचित वितरण नहीं किया जाएगा तब तक उस संगठन की क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक तरीके से कार्य का वितरण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड कर दिया, तो बहुत ज़्यादा लोड अगर किसी का व्यक्ति पर दे दिया जाएगा तो वो अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। उन्होंने सदस्यों की रुचि, योग्यता को ध्यान में रखकर सही व्यक्ति को सही कार्य देने की वकालत की। कार्य का वैज्ञानिक वितरण सही नहीं होने से एक ओर जहां लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पहुंचती है, वहीं दूसरी ओर सदस्यों के कार्य के प्रति उदासीनता, अरुचि, अनुपस्थिति व अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सदस्यों की कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ने से उसकी पारिश्रमिक में भी कटौती हो जाती है। अतः टेलर ने कार्यों के वैज्ञानिक वितरण पर बल दिया। अगली तकनीक है यंत्र व सामग्री का वैज्ञानिक चयन, साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ द टूल्स एंड मटेरियल्स। जैसा कि सिलेक्शन के लिए कहा है कि जब हम वर्कर्स का सिलेक्शन करें, उनको ट्रेनिंग दें, वो वैज्ञानिक तरीके से दें, वैज्ञानिक तरीके से उनको एलोकेट करें, कौन सा कार्य उनको दिया जाए और कितना कार्य एक दिन में दिया जाए जिसको वो कर सकते हों। उसी तरह उन्होंने यंत्रों के लिए भी साइंटिफिक एलोकेशन की बात की है। टेलर का मत था कि जब तक उपयुक्त किस्म की यंत्र और सामग्री उपलब्ध ना हो सके तब तक कोई भी सदस्य दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। अतः मैनेजर्स को चाहिए कि प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री को पहले से ही परिमाप निर्धारित कर लें और उसी के अनुसार सामग्री को क्रय करें, उसी के अनुसार खरीदें। जो कार्य अच्छा करती हो उसी को खरीदें, टॉप क्वालिटी की यंत्रों और सामग्री को खरीदें पहले से। ऐसा ना हो ख़राब चीज़ खरीद लें जिससे कार्य का पूरा उपयोग ना हो सके और ख़राब उत्पादन हो। अगला है नियंत्रण की सामूहिक विचारधारा, कलेक्टिव कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो टेलर ने प्रबंधकों के नियंत्रण की सामूहिक विचारधारा प्रदान की। इसके अंतर्गत किसी संगठन में यांत्रिक नियंत्रण पर जोर न देकर संवेदनशील एवं बौद्धिक नियंत्रण पर जोर दिया जाता है। इस पद्धति में सदस्यों और प्रबंधकों दोनों आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाता है, सदस्यों की भी और प्रबंधकों की भी। ये क्या है? कलेक्टिव कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल है। अगला है कुशल लागत लेखा प्रणाली, इफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम। कुशल लागत लेखा प्रणाली वैज्ञानिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा किसी भी कार्य को करने में जो लागत आती है उसे संबंधित लागतों का अनुमान लगाया जाना चाहिए। ऐसा करने से सामग्री, समय, मशीन आदि की अपव्ययों को रोका जा सकता है। ऐसा अगर हम कर लेंगे तो सामग्री का, समय का, मशीन, इन सब का अपव्यय रोका जा सकता है। एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम। तो ये दो तीन विशेषताएं। अब देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचनाएं। क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको टेलर भी कहते हैं, तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों ने प्रशासन के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी तथा औद्योगिक समस्याओं के निराकरण में अमूल्य योगदान दिया। फिर भी टेलर की
सिद्धांत आलोचनाओं से अछूते नहीं रहे। वैज्ञानिक प्रबंध की निम्नलिखित बिंदुओं पर आलोचना की गई। पहला, यह सिर्फ कारखाना स्तर पर उत्पादन पर बल देता है तथा किसी संगठन की प्रशासकीय ढांचे के संबंध में कोई मतलब नहीं देता, कोई मत अपना नहीं देता है कि कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। केवल कारखाने स्तर पर उत्पादन पर ही बल दे रहा है। दूसरा, यह मानवीय पक्ष की अवहेलना करता है। इसके अनुसार श्रमिक सदस्य सिर्फ एक मशीन है जिनका उद्देश्य उत्पादन करना है। अगला, इसमें मानवीय प्रेरणाओं की व्याख्या सिर्फ आर्थिक लाभ के संदर्भ में की गई है। जो इंसेंटिव की बात की गई है वो केवल आर्थिक दृष्टि से बात की गई है। यह सिद्धांत श्रमिकों सदस्यों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की अवहेलना करता है। यह अगली आलोचना, यह एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिक्टेटरशिप है, प्रशासनिक तानाशाही को जन्म देता है। यह प्रशासनिक तानाशाही को जन्म देता है क्योंकि समस्त नियोजन का कार्य मैनेजर्स के हाथों में सौंप देता है और कर्मचारी या श्रमिक वर्ग है वो केवल आदेशों के अनुसार ही इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आदेशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। अगली आलोचना है, यह कार्यविधियों, कार्यमाप और मजदूरी दर पर वैज्ञानिक ढंग से सही मापन नहीं कर सकता। अगला, टेलर की जो मानसिक क्रांति का सिद्धांत है उसके अनुसार सभी औद्योगिक समस्याओं का निपटारा नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच आपस में विचार विमर्श द्वारा होगा। ऐसे में श्रम संगठनों की शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि जो श्रमिक की समस्या होगी वो स्वयं बात करेगा तो जो संगठन में शक्ति है वो कम हो जाएगी, एक एक से अगर बात की जाएगी। अगला है, इस सिद्धांत की आलोचना प्रबंधक जो थे, मैनेजर्स थे, उनके द्वारा भी की गई। यानी ऊपर की जो आलोचना थी वो तो श्रमिकों के द्वारा की जा रही थी कि उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, लेकिन प्रबंधक जो मैनेजर्स थे उन्होंने भी इसकी आलोचना की कि उन्होंने कहा इसे लागू किए जाने का उनका दायित्व और काम ये दोनों ही बढ़ गए। साथ ही वैज्ञानिक प्रणाली अपनाने से उनकी निर्णय प्रक्रिया पर अंकुश लग गया है। तो इसमें जो श्रमिकों की शक्ति है वो कमज़ोर हो रही थी, श्रम संगठनों की शक्ति कमज़ोर हो गई थी। इसी कारण कुछ विद्वान इनको उद्योगपतियों का एजेंट भी कहते हैं। किसको? टेलर को। क्योंकि उस समय क्या था, उद्योगपतियों और श्रम संगठनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था, काम कम हो रहा था, उत्पादन कम होता जा रहा था और मजदूरी बढ़ाने के लिए मजदूर संगठन हड़ताल कर रहे थे। क्योंकि जब उत्पादन नहीं हो रहा था, माल कम हो रहा था, तो कंपनी के मालिक थे, जो उद्योगपति थे, उनको लाभ भी कम हो रहा था। जब लाभ कम हो रहा था तो वेतन भी अच्छा वो नहीं दे पा रहे थे। तो इसी कारण उन्होंने जो कंसेप्ट दिया, इससे जो उत्पादकता है वो एकदम से बढ़ गई। इनका जो सिद्धांत था वो उत्पादकता पर बल दे रहा था। इसी कारण टेलर को कुछ लोग उद्योगपतियों का एजेंट भी कहते हैं। तो आज हमने जाना टेलरिज्म, जिसमें हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी, उसके सिद्धांत पढ़े, उसकी तकनीकें पढ़ी। तो 1895 में इनकी जो लेख था वो क्या था, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि 10 और 11 में इनका जो निबंध था वो किस रूप में प्रयुक्त हुआ। आप यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।